गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे द एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। आज नया अध्याय शुरू करते हैं। इसका आज का 5वां चैप्टर है नई आदत शुरू करने का श्रेष्ठतम तरीका। बेहतर व्यायाम की आदत बनाने के लिए 2001 में अनुसंधान करने वाले ने ग्रेट ब्रिटेन में 248 लोगों के वास्ते 2 हफ्ते का कार्यक्रम बनाया। अध्ययन में शामिल लोगों के 3 समूहों में बांटा गया। पहला समूह नियंत्रित था। उनसे सिर्फ कहा गया कि वह यह देखें कि वह कितनी बार व्यायाम करते हैं। दूसरा प्रेरक समूह था। उनसे कहा गया कि केवल वर्कआउट को ही नहीं देखना है बल्कि व्यायाम के लाभों के बारे में भी पढ़ना है। अनुसंधानकर्ताओं ने इन्हें यह भी समझाया कि किस तरह से व्यायाम से दिल की बीमारी के जोखिम को कम कर सकते हैं और दिल की सेहत को सुधार कर सकते हैं। अंतिम तीसरे समूह के लिए वही प्रस्तुति रही जो दूसरे समूह के लिए थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रेरणा का स्तर उतना ही बना रहे। हालांकि उन्हें कहा गया कि वे एक प्लान के तहत बताएं कि कब और कहां अगले हफ्ते एक्सरसाइज की जाए। खास तौर पर तीसरे समूह के हर सदस्य ने हालांकि उन्हें कहा गया कि वे एक प्लान के तहत बताएं कि कब और कहां अगले हफ्ते एक्सरसाइज की जाए। खासतौर पर तीसरे समूह के हर सदस्य ने इसके आगे का वाक्य पूरा कर दिया। अगले हफ्ते मैं कम से कम 20 मिनट का कठोर व्यायाम करूंगा। दिन भी, समय और स्थान तीनों निश्चित किए। पहले और दूसरे समूह में करीब 35 से 38% लोगों ने हफ्ते में एक दिन व्यायाम किया। दिलचस्प बात यह रही कि प्रेरक प्रस्तुति के दूसरे समूह के व्यवहार में कोई अर्थपूर्ण बदलाव देखने को नहीं मिला, लेकिन 91% लोग जो तीसरे समूह के थे उन्होंने हफ्ते में एक दिन सामान्य से 2 गुना व्यायाम किया। उन्होंने जो वाक्य लिखा उसको अनुसंधानकर्ता क्रियान्वयन की मंशा कहते हैं, जो एक प्रकार से यह बता देता है कि कब क्या करना है और कहाँ करना है। इस प्रकार से आप किसी विशेष आदत को अमल में लाने की इच्छा रखते हैं। संकेत जो किसी आदत की शुरुआत करते हैं वे व्यापक स्वरूपों में आते हैं, जैसे जेब में फ़ोन बजने का एहसास, चॉकलेट चिप्स कुकीज़ की खुशबू, एम्बुलेंस के सायरन की ध्वनि। लेकिन इनमें से जो 2 सबसे ज़्यादा सामान्य संकेत होते हैं, समय और स्थान। क्रियान्वयन की मंशा इन दोनों संकेतों का इस्तेमाल करती है। व्यापक रूप से कहा जाए तो क्रियान्वयन की मंशा को रचने का फॉर्मेट होता है। जब एक्स स्थिति आती है तो मैं वाई रिस्पॉन्स दूंगा। सैकड़ों अध्ययन बताते हैं कि क्रियान्वयन की मंशा लक्ष्यों पर टिके रहने के लिए प्रभावी होती है। चाहे इस बात का सटीक समय और तिथि लिखकर रखनी हो कि आपको किस दिन फ्लू का टीका लगवाना है, या आंतों की जांच के लिए कोलोनोस्कोपी के लिए अपॉइंटमेंट के समय को दर्ज कराना है। इससे इस बात के अवसर बढ़ जाते हैं कि लोग रिसाइकिलिंग करने, पढ़ने, जल्द सोने या सिगरेट पीना छोड़ने की आदतों से जुड़े रहेंगे। शोध करने वालों ने यहाँ तक पाया कि जब भी लोगों से क्रियान्वयन मंशाओं के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है तो मतदान का प्रतिशत बढ़ जाता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं: आप किस मार्ग से मतदान केंद्र तक जाएंगे? आप किस समय जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं? किस बस से वहाँ जाने वाले हैं? सरकार के अन्य सफल प्रोग्रामों ने लोगों को सही समय पर टैक्स भरने की स्पष्ट प्लानिंग करने को प्रेरित किया, या लोगों को मार्गदर्शन प्रदान किया कि कब और कहाँ विलंब से ट्रैफिक बिल्स भरे जा सकेंगे। पंच लाइन साफ है: जो लोग विशेष रूप से योजना बना लेते हैं कि कब और कहाँ नई आदत शुरू करनी है, तो उनसे पालन करने की संभावना अधिक रहती है। इन मूल बातों का पता लगाए बिना अनेक लोग अपनी आदत को बदलने की कोशिश करते हैं। हम खुद से ही कहते हैं मैं सेहतमंद भोजन करूंगा या मैं ज़्यादा लिखूंगा, लेकिन हम यह नहीं कहते कि कब और कहाँ ये आदतें साकार होंगी। हम इसे अवसर और उम्मीद के हवाले कर देते हैं कि हमें यह करने की याद रहेगी, या फिर उचित समय आने पर आप प्रेरित अनुभव करेंगे। ये कभी नहीं होता। क्रियान्वयन की मंशा अस्पष्ट धारणाओं जैसे मैं अधिक व्यायाम करना चाहता हूँ, या मैं ज़्यादा काम करना चाहता हूँ, अथवा वोट देना चाहिए को ख़त्म करती है और उन्हें ठोस कार्य योजना में बदल देती है। कई लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा की कमी है, जबकि उनमें वास्तव में स्पष्टता की कमी होती है। यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि कब और कहाँ कार्यवाही की जानी चाहिए। कुछ लोग उचित समय की प्रतीक्षा में पूरा जीवन निकाल देते हैं ताकि वे कुछ सुधार कर सकें। एक बार जब क्रियान्वयन की मंशा तय हो जाती है तो फिर प्रेरित होने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। उदाहरण के लिए, क्या मैं आज एक चैप्टर लिखूं या नहीं? क्या मैं आज सुबह या फिर दोपहर के खाने के बाद ध्यान करूं? जब कार्यवाही का क्षण आता है तो फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप आसानी से पूर्व निर्धारित योजना का अनुसरण करते जाते हैं।
अपनी आदतों में इस रणनीति को लागू करने के लिए इस वाक्य में रिक्त स्थानों को भरें। एक वाक्य है, इसमें है मैं डैश को तय डैश पर नियत डैश पर करूँगा। इसमें आपको बनना है व्यवहार, समय और स्थान से। ध्यान, मैं सुबह 7 बजे 1 मिनट के लिए रसोई में ध्यान करूँगा या करूँगी। पढ़ाई, मैं संध्या को 6 बजे 20 मिनट तक अपने शयन कक्ष में स्पेनिश पढ़ूँगा या पढ़ूँगी। व्यायाम, मैं संध्या 5 बजे तक 1 घंटे तक स्थानीय जिम में व्यायाम करूँगा या करूँगी। विवाह, मैं सुबह 8 बजे अपने जीवन संगिनी साथी रसोई में चाय बनाऊँगा या बनाऊँगी। यदि आप इस बात को लेकर निश्चित नहीं हैं कि आदतों को कब से शुरू करें, तो इसी हफ्ते, माह या फिर वर्ष से पहले के दिन ऐसा करने की कोशिश करें। इस बात की संभावना ज़्यादा रहती है कि लोग उस समय कदम उठाएं, क्योंकि उस समय आशा सामान्यतः ज़्यादा होती है। यदि हमें आशा है तो हमारे पास काम करने का कारण होता है। यदि नई शुरुआत हमेशा प्रेरित करती है। क्रियान्वयन की मंशाओं का एक अन्य लाभ भी होता है। क्या आप चाहते हैं और कैसे उसे हासिल करेंगे, इसके बारे में स्पष्ट होने से आपको उन चीज़ों को ना कहने में मदद मिलती है जो आपकी प्रगति को पटरी से उतार देती हैं, आपका ध्यान भंग करती हैं और आपको मार्ग से भटका देती हैं। कई बार हम छोटे से निवेदन को भी हाँ कह देते हैं क्योंकि हमें स्पष्ट नहीं होता कि हमें क्या करना है। जब आपके सपने धुंधले रहते हैं तो पूरे दिन छोटे छोटे बहानों को तर्कसंगत मानना आसान हो जाता है और हम कभी भी सफलता के लिए ज़रूरी चीज़ों की ओर स्पष्ट नहीं हो पाते। आपकी आदतों को कुछ समय और गुंजाइश दें ताकि वे बनी रह सकें। लक्ष्य का अर्थ समय और स्थान को स्पष्ट करना रहता है। आदत को बार बार दोहराने से उस स्थिति में भी आपके भीतर सही समय पर सही कदम उठाने की तीव्र इच्छा पैदा होती है जब आप कह भी नहीं सकते कि ऐसा क्यों है। लेखक जेसन ड्रॉइंग का कथन है, स्पष्ट रूप से तब आपके पास विचार की सजगता नहीं होगी, आप वर्कआउट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे एक कुत्ता लालायित होने पर लार टपकाने लगता है, ठीक वैसे ही आपको भी सामान्य तौर पर वर्कआउट के वक्त बेचैनी हो सकती है। अपने जीवन एवं काम में क्रियान्वयन की मंशा को प्रयोग में लाने के कई तरीके हैं। स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर रहे बीजे फॉग से मैंने एक तरीका सीखा जिसे मैं आदतों को क्रमबद्ध करना कहता हूँ, और यह मेरा पसंदीदा उपाय है। आदतों को क्रमबद्ध करना, अपनी आदतों को पूरी तरह से बदलने का आसान उपाय। फ्रांसीसी दार्शनिक डेनी दिदरो पूरे जीवन गरीबी में रहे, लेकिन 1765 में एक दिन सब बदल चुका था। दिदरो की बेटी की शादी होने जा रही थी और वह उस शादी का खर्च भी वहन नहीं कर सकते थे। धन की कमी के बाद भी दिदरो को उस समय के विश्वकोश एनसाइक्लोपीडी के लेखक और सह संस्थापक के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। जब रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट ने दिदरो की वित्तीय परेशानियों के बारे में जाना तो उन्हें दुख हुआ। वह पुस्तक प्रेमी थी और उन्हें विश्वकोश बेहद पसंद आया। उन्होंने दिदरो की निजी लाइब्रेरी को 1000 पाउंड में खरीदने की पेशकश की, जो आज के हिसाब से $150,000 से भी ज़्यादा है। अचानक दिदरो के पास बहुत धन एकत्र हो गया। उन्होंने न केवल बेटी की शादी में खर्च किया बल्कि खुद के लिए एक लाल पोशाक भी बनाई। दिदरो का परिधान बहुत सुंदर था, इतना सुंदर कि उसके आसपास अन्य चीज़ें उस परिधान की तुलना में बहुत कम लग रही थी। उन्होंने लिखा कि उनके वस्त्र और उनके पास जो चीज़ें अन्य हैं उनमें कोई तालमेल नहीं है, न ही सुंदरता थी। दिदरो में जल्द ही तीव्र इच्छा पैदा हुई कि उनके पास जो चीज़ें हैं उन्हें भी अपग्रेड किया जाए। उन्होंने अपने कालीन को दमिश्क से लाए गए कालीन से बदल दिया। उन्होंने महंगी मूर्तियों से अपने घर को सजाया। उन्होंने चूल्हे के ऊपर रखने के लिए कांच खरीदा और एक बेहतर किचन टेबल खरीदी। उन्होंने अपनी पुरानी बेंत की कुर्सी को हटाकर चमड़े की कुर्सी खरीद ली। जिस तरह से डोमिनोज एक के बाद एक गिरते हैं, उसी तरह से उन्होंने एक के बाद एक चीज़ें खरीदी। दिदरो का व्यवहार असामान्य नहीं था। वास्तव में एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ खरीदने की प्रवृत्ति को दिदरो इफ़ेक्ट कहते हैं। दिदरो इफ़ेक्ट के अनुसार नई नई चीज़ों को खरीदने से अक्सर खपत की सर्पिली रेखा बन जाती है। इससे व्यक्ति और ख़रीदारी करने लगता है। इस पैटर्न को कहीं भी देखा जा सकता है। आप वस्त्र खरीदते हैं तो नए जूते लेते हैं और उसी को मैच करती हुई ईयरिंग्स भी लेते हैं। आप सोफ़ा लेते हैं तो आप लिविंग रूम के लिए पूरी सजावट का सवाल उठाने लगते हैं। आप अपने बच्चे के लिए खिलौना लेते हैं और उसकी एक्सेसरीज़ को भी खरीदने लग जाते हैं। यह खरीद की श्रृंखला है। अनेक मानव व्यवहार इसी चक्र का अनुसरण करते हैं। जो आपने हाल ही में पूरा किया, उसी के आधार पर आप अक्सर तय करते हैं कि आगे क्या करना है। बाथरूम जाने के साथ हाथों को धोना और उन्हें सुखाने का ध्यान आता है।
जो आपको याद दिलाता है कि खराब और गंदे टॉवल को धोना है। तो आप डिटर्जेंट को भी खरीदारी की सूची में डाल देते हैं और इस तरह से कई चीज़ें जुड़ती जाती हैं। कोई भी व्यवहार एकाकी नहीं रहता, हर कार्य में अगले व्यवहार का एक संकेत रहता है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? जब नई आदतों को बनाने की बात आती है तो आप अपने फ़ायदे के लिए व्यवहार की कड़ियों को जोड़कर देख सकते हैं। नई आदतों को बनाने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप वर्तमान आदत को पहचान लीजिए, जिसे आप प्रतिदिन करते हैं, और फिर नए व्यवहार को सबसे ऊपर ले जाएं। इसे ही आदतों को क्रमबद्ध करना कहते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करना क्रियान्वयन की मंशा का विशेष स्वरूप है। नई आदत को किसी विशेष समय और स्थान से जोड़ने की बजाय आप नई आदत को वर्तमान आदत से जोड़ सकते हैं। यह पद्धति किसी भी आदत के स्पष्ट संकेत के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। इस पद्धति का सृजन बीजे फॉग ने अपने टाइनी हैबिट प्रोग्राम के तहत किया था। आदतों को क्रमबद्ध करने का फॉर्मूला ये है, जैसे इसके वर्तमान आदत डैश के पश्चात मैं नई आदत का पालन करूँगा। उदाहरण के लिए, ध्यान हर सुबह अपने कप में कॉफ़ी डालने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान लगाऊंगा। व्यायाम, जैसे ही मैं अपने काम से आने के बाद अपने जूते उतारूंगा, वर्कआउट के कपड़े पहनकर व्यायाम करूंगा। कृतज्ञता, जब मैं रात को भोजन के लिए बैठूंगा तो मैं एक बात कहूँगा कि आज मेरा दिन कैसा गया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करूँगा। विवाह, जब मैं रात को बिस्तर पर जाऊंगा तो अपनी जीवन संगिनी को एक चुंबन दूंगा, मतलब किस। सुरक्षा, जब मैं दौड़ने के लिए जूते पहनूंगा तो मैं अपने मित्र या परिवार के सदस्यों को मैसेज भेजूंगा कि मैं दौड़ लगाने जा रहा हूँ और उसमें कितनी देर लगेगी, कुछ भी नहीं। अपने इच्छित व्यवहार को हर दिन किए जाने वाले कार्य के साथ जोड़ना ही उसकी कुंजी है। एक बार जब अपनी बुनियादी ढांचे में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप कई छोटी छोटी आदतों की श्रृंखला को एक साथ क्रमबद्ध कर सकेंगे। अपने इच्छित व्यवहार को हर दिन किए जाने वाले कार्य के साथ जोड़ना ही इसकी कुंजी है। एक बार जब आप इसके बुनियादी ढांचे में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप कई छोटी छोटी आदतों की श्रृंखला को एक साथ क्रमबद्ध कर सकते हैं। इससे आप उस स्वाभाविक गति का फ़ायदा उठा सकेंगे जो एक व्यवहार से आकर दूसरे की ओर बढ़ती है। यह दिद्रू इफ़ेक्ट का सकारात्मक पहलू है। सुबह की आपकी आदतों को क्रमबद्ध करना इस प्रकार लग सकता है। पहला है, सुबह कॉफ़ी को पीने के बाद कॉफ़ी मग भरने के बाद मैं 60 सेकंड तक ध्यान करूँगा। दूसरा है, ध्यान में 60 सेकंड बिताने के बाद मुझे दिन भर क्या करना है उसके बारे में लिखूँगा। तीसरा है, दिन में क्या क्या करना है उसके लिखने के बाद तत्काल मैं अपने काम पर आ जाऊँगा। या आदतों को इस तरह से संख्या में क्रमबद्ध करने की कल्पना करें। डिनर ख़त्म करने के बाद मैं अपनी प्लेट सीधे डिशवॉशर में रखूँगा। अपनी डिश को उसमें रखने के तत्काल बाद मैं काउंटर साफ़ कर दूँ। काउंटर साफ़ करने के बाद मैं सुबह के लिए कॉफ़ी का कप तैयार करके रख दूँगा। अपने रोज़मर्रा के कामों में आए नए व्यवहार को शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपका सुबह का रूटीन कुछ ऐसा है: उठना, बिस्तर ठीक करना, नहाना। मान लीजिए आप हर रात ज़्यादा पढ़ने की आदत को विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए आपको आदतों के क्रम को बढ़ाना होगा, जो इस तरह का हो सकता है: उठना, बिस्तर ठीक करना, अपने तकिए के नीचे एक पुस्तक रख देना और नहाने जाना। जब आप रात को बिस्तर तक पहुंचेंगे तो लुत्फ़ लेने के लिए पुस्तक आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। कुल मिलाकर आदतों को क्रमबद्ध करना आपको कुछ सरल नियम बनाने की गुंजाइश भी देता है, जिनसे आप भविष्य के व्यवहार के प्रति तैयार हो सकेंगे। इसका मतलब यह है कि अगला कार्य कौन सा होगा, इसकी कार्य योजना पहले से ही आपके पास होगी। जब आप इस तरीके से साथ सहज हो जाते हैं तो आप सामान्य आदतों को क्रमबद्ध कर सकते हैं, जो उपयुक्त परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन करती है। पहला है, व्यायाम, जब मैं सीढ़ियाँ देखूंगा तो एलिवेटर के बजाय उसी का प्रयोग करूंगा। सामाजिक कौशल, जब मैं किसी पार्टी में जाऊंगा तो मैं उनसे मिलूंगा जिन्हें मैं नहीं जानता। वित्त, जब मैं $100 में कुछ खरीदना चाहूँगा तो उसे खरीदने के लिए मैं 24 घंटे तक प्रतीक्षा करूँगा। सेहतमंद खाना, जब भी मैं खाना खाऊंगा तो सबसे पहले मैं प्लेट में सब्जियां रखूँगा। न्यूनतम आवश्यकता, जब मैं नई वस्तु लूँगा तो एक को हटा दूँगा, यानी कम करूँगा। मूड, जब फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देगी तो मैं लंबी गहरी सांस लूँगा और उत्तर देने से पहले मुस्कुरा दूँगा। विस्मृति, जब भी मैं किसी सार्वजनिक स्थान से जाऊँगा तो अपनी टेबल और कुर्सी ध्यान से देखूँगा कि कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। इससे अंतर नहीं पड़ता कि आप इस रणनीति को कैसे उपयोग में लेना चाहते हैं। सफल आदत क्रम बनाने का रहस्य यही संकेत को चुनने में है।
व्यवहार के लिए समय और स्थान का विशेष उल्लेख करने वाली क्रियान्वयन की मंशा से अलग आदतों के क्रम में समय और स्थान निहित करते हैं। कब और कहाँ आप उस आदत का उपयोग अपने प्रतिदिन के रूटीन में करना चाहेंगे, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। यदि आप अपने सुबह के रूटीन में ध्यान शामिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुबह बहुत अस्त व्यस्त रहती है और बच्चे कमरों में दौड़ रहे होते हैं, तो ऐसे में यह स्थान और समय गलत होगा। इस पर विचार करें कि आप ध्यान करने में कब सफल हो पाएंगे। खुद को यह ना बताएं कि आपको यह आदत बनानी है, जबकि आप किसी अन्य आदत के साथ जुड़ सकते हैं। आपके संकेत में उतनी ही आवृत्ति होनी चाहिए जितनी आपकी इच्छित आदत में है। यदि आप हर दिन में कोई नई आदत बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उसे आदत के रूप में क्रम नहीं कर सकते, तो आप हर सोमवार को ही करते हैं उसको करिए। ऐसे में सही चयन नहीं माना जाएगा। आदत क्रम को सही तरह से बनाने का एक उपाय वर्तमान आदतों को ऊपर नीचे करके सूची को ठीक करना है। अपना हैबिट स्कोर कार्ड अंतिम चैप्टर से शुरू करके उपयोग में ला सकते हैं। विकल्प के तौर पर आप 2 कॉलम में सूची बना सकते हैं। पहला कॉलम उन आदतों को लिखें जो आप हर दिन करते हैं। उदाहरण के लिए बिस्तर से बाहर निकलना, नहाना, दांत साफ करना, कपड़े पहनना, कॉफ़ी पीना, नाश्ता करना, बच्चों को स्कूल ले जाना, दिन का शुरू करना, लंच करना, दिन का काम समाप्त करना, काम से आकर कपड़े बदलना, रात को भोजन के लिए बैठना, लाइट्स ऑफ करना, सो जाना। आपकी सूची बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एक आइडिया मिलता है आपके साथ जो हर दिन घटित होता है। दूसरे कॉलम में वो लिखें। उदाहरण के लिए सूर्य निकलता है, आपको कोई टेक्स्ट मैसेज मिलता है, जो आप गीत सुन रहे हैं वो ख़त्म होता है, सूर्यास्त होता है। इन 2 सूचियों के साथ ही आप यह सोचने लगेंगे कि आपकी जीवन शैली में आदतों को किस अच्छे स्थान पर रखा जाए। आदतों का क्रम बनाना उस समय श्रेष्ठ नतीजे देता है जब संकेत स्पष्ट हो और उस पर तत्काल काम किया जा सके। कई लोग ऐसे संकेत चुनते हैं जो धुंधले रहते हैं। मैंने खुद यह गलती की है। जब मैंने आदत में पुशअप को करना शुरू करना चाहा, मेरी आदत का क्रम था जब मैं लंच के लिए ब्रेक लूँगा तब 10 पुशअप्स करूँगा। पहली बार देखने पर यह ठीक लग रहा था, लेकिन जल्दी मैं जान गया कि यह संकेत अस्पष्ट था। क्या मुझे दोपहर के भोजन से पहले पुशअप्स करना चाहिए? दोपहर के भोजन के बाद इसे करें। मैं इसे कहाँ कर सकूँगा? कुछ ही दिन में अनियमितता के बाद मैंने अपनी आदत का क्रम बदला। जब मैं दोपहर के लिए खाने के लिए लैपटॉप बंद करूँगा, तब अपनी डेस्क के पास ही पुशअप्स कर लूँगा। मेरी अस्पष्टता ख़त्म हो गई। अधिक पढ़ना या बेहतर खाना जैसी आदतें महत्व की हैं, लेकिन ये लक्ष्य किसी तरह के निर्देश नहीं देते और कैसे और कहाँ किए जाएं, इनमें थोड़ा सा क्वेश्चन में रहता है। इसमें विशिष्टता और स्पष्टता ज़रूरी है। जब मैं द्वार बंद करता हूँ, जब मैं दांतों को ब्रश करता हूँ, जब मैं टेबल के पास बैठता हूँ, इन बातों को स्पष्ट करना अहम है। जितनी ज़्यादा सुदृढ़ता से आपकी नई आदत किसी विशेष संकेत से जुड़ी होगी, उतनी ही बेहतर संभावना यह होगी कि आप देख सकेंगे कि कब काम करने का समय आ गया है। व्यवहार बदलने का नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। क्रियान्वयन की मंशा और आदतों को क्रमबद्ध करने जैसी रणनीतियाँ आदतों के लिए स्पष्ट संकेत तैयार करने के सबसे व्यवहारिक तरीकों में शामिल है। इससे आप स्पष्ट योजना बना सकते हैं कि कब और कहाँ कार्यवाही करनी है। अध्याय का सार। अब इसका अध्याय का सार पहला पॉइंट है व्यवहार बदलने का नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। दूसरा पॉइंट है समय और स्थान 2 संकेत सबसे सामान्य होते हैं। तीसरा पॉइंट है क्रियान्वयन की मंशा तैयार करना एक ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल आप नई आदत को किसी विशेष स्थान और समय के साथ जोड़ने में कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है क्रियान्वयन की मंशा का फॉर्मूला। मैं अपना व्यवहार सही समय और सही स्थान पर करूँगा। पाँचवा पॉइंट है आदतों का क्रम बनाना ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल आप नई आदत के लिए वर्तमान आदत के साथ उसकी जोड़ी बनाने में कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है आदतों को क्रमबद्ध करने का फॉर्मूला है इसके वर्तमान आदत के बाद मुझे यह नई आदत करना है, मतलब इसके बाद मुझे ये करना है। आपको वर्तमान आदत और नई आदत को जोड़ना है। तो दैट्स ऑल गाइस, आज का चैप्टर ख़त्म हुआ। कल हम पढ़ेंगे 6वां चैप्टर जो कि है प्रेरणा का अधिक मूल्यांकन। माहौल का महत्व अक्सर अधिक होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सो मच।